कुछ और इम्पोर्टेंट जजमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो क्विक रिवीजन कैप्सूल के अंदर आईसीआई ने जो प्रोवाइड किया है उसमें दिए हुए हैं। फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडली। फेल्ट हाउस और बिंडली का जो जजमेंट है वो एक्सेप्टेंस के टॉपिक के ऊपर है कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होना जरूरी है। एक्सेप्टेंस साइलेंस से नहीं हो सकता। मियर साइलेंस इज नॉट ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस। तो इस केस में ऐसा हुआ था कि फेल्ट हाउस और बिंडली दोनों में अंकल चाचा भतीजे का रिलेशन था। तो फेल्ट हाउस ने बिंडली का हॉर्सेस का बिजनेस था, हॉर्सेस को ट्रेन करते थे वो। तो फेल्ट हाउस को मतलब कि अंकल को कोई हॉर्स अच्छा लगा होगा, उसने अपने भतीजे बिंडली को कहा कि ये हॉर्स जो है मैं कुछ उन्होंने प्राइस भी बताया कि इस प्राइस में मैं रख रहा हूं, अगर मुझे तुम्हारा जवाब नहीं आया तो मैं समझ लूंगा कि ये हॉर्स मेरा हो गया, कि मैं तुमसे जवाब नहीं मिलेगा तो मैं समझ लूंगा कि ये घोड़ा मेरा हुआ। वैसे देखा जाए तो ये ऑफर ही गलत है। ऑफर के रूल्स में भी दिया हुआ है कि अगर आप किसी को कहते हैं कि जवाब नहीं दोगे तो मैं हाँ समझ लूंगा, तो ये ऑफर ही गलत है। बट यहाँ पे बिंडली ने ऐसा सोचा था कि अंकल को ये घोड़ा दे देना है। उसने अपने ऑक्शनर को भी, अपने स्टाफ को भी बोला कि देखो ये घोड़ा बेचना नहीं है, ये मैं अंकल को देना चाहता हूं। बट उसने ये बात को अंकल को कम्युनिकेट नहीं की, मतलब कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुआ, अभी भी साइलेंस ही है। भले मन में उसने सोच लिया कि अंकल को ये घोड़ा दे देना है, हॉर्स दे देना है। अब गलती से ऑक्शनर से, जो इनका स्टाफ था बाइंडली का, उन्होंने वो घोड़ा सेल कर दिया गलती से। अब अंकल को गुस्सा आ गया कि भाई मुझे तुम्हारा जवाब नहीं आया था, मैंने तो हाँ समझ लिया था, तुमने मेरा घोड़ा बेच कैसे दिया। तो कोर्ट ने कहा कि भाई यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ है, आपने ऑफर दिया था बट सामने वाले ने अभी कहाँ जवाब दिया है। mere silence does not amount to acceptance, acceptance has to be communicated, ये कोर्ट ने कहा। मतलब कि अंकल को उस घोड़े पे कोई अधिकार नहीं था। ठीक है। हेल्ड एफ मतलब के फेल्ट हाउस जो अंकल है could not succeed as his nephew had not communicated the acceptance and there is no contract। ठीक है ना। फिर ये वाला तो देख लिया हमने, कार्लिल वाला लास्ट हमने देखा था। नील एंड मैरिट का ये जो केस है, ये केस है ऑन ऑफर जो है एक्सेप्टेंस के ऊपर ही है कि आपका जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, कंडीशनल नहीं होना चाहिए। कि एक्सेप्टेंस में आपको कोई चेंजेस नहीं करना। आपको ऑफर मिला है तो जैसा ऑफर आया वैसा ही एक्सेप्ट करना है। अगर आप कुछ चेंजेस करते हैं तो उस एक्सेप्टेंस को हम क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस कहते हैं और उसको काउंटर ऑफर भी कहा जाता है। तो वहां कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होता। तो एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए? एब्सोल्यूट होना चाहिए। एक्सेप्टेंस अनक्वालिफाइड होना चाहिए, विदाउट चेंजेस होना चाहिए। जैसा ऑफर है वैसा ही एक्सेप्ट। यहाँ पे जो मैरिट हैं उन्होंने अपना लैंड सेल करने के लिए दिया एन को, दैट इज नील को 280 पाउंड के अंदर दिया कि भाई मैं अपना लैंड 280 पाउंड में सेल करना चाहती हूं। नाउ सामने ये ऑफर था उनका, सामने इन्होंने नील ने जवाब दिया कि हाँ मैं खरीदना चाहता हूं और उन्होंने लेटर भेजा। अब लेटर के साथ उन्होंने क्या किया, 80 पाउंड का चेक दिया और बाकी लेटर में लिखा कि बाकी 200 मैं 4 इंस्टॉलमेंट में पे कर दूंगा, मंथली इंस्टॉलमेंट में मैं 50 के 4 इंस्टॉलमेंट में पे कर दूंगा। तो देखो यहां पे कहीं पे भी जब ऑफर दिया था तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट की बात नहीं है। तो यहां जो एक्सेप्टेंस हो रहा है वो चेंज करके हो रहा है। कहीं पे भी ऑफर में इंस्टॉलमेंट पेमेंट की बात नहीं थी। तो ये एक्सेप्टेंस अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं है, ये एक्सेप्टेंस चेंजेस करके एक्सेप्टेंस है। तो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे क्रिएट नहीं होता है। इन्होंने मना कर दिया, मैरिट ने मना कर दिया कि नहीं 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 मुझे इंस्टॉलमेंट में नहीं बेचना है। तो इन्होंने केस कर दिया, कोर्ट ने भी कहा कि भाई आपका एक्सेप्टेंस होना चाहिए एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। इट वाज हेल्ड दैट
ये एक्सेप्टेंस सही नहीं था बिकॉज इट वॉज एन अनक्वालिफाइड वन। ठीक है, ये भी उसी बात पे है कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन जरूरी है। एक्सेप्टेंस कम्युनिकेशन नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। यहां हुआ ऐसा था कि मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी ने उन्होंने टेंडर निकाले होंगे और टेंडर जो भी टेंडर जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो टेंडर भरेंगे, जिनका लोएस्ट प्राइस होगा, जिनका बेटर क्वालिटी होगा, उनको वो कॉन्ट्रैक्ट अलॉट हो जाएगा। अब ब्रॉडन का टेंडर जो था वो पास हो गया, मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी ने वो स्वीकार कर लिया, स्वीकार करके कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया, उनके टेंडर के ऊपर लगा दिया अप्रूव्ड, ब्रॉडन के टेंडर पे लगा दिया अप्रूव्ड, एक्सेप्टेड। मतलब कि ब्रॉडन को टेंडर मिल चुका है, बट ये ब्रॉडन को बताना तो पड़ेगा ना। मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी हैज टू कम्युनिकेट कि भाई आपको टेंडर पास हो गया है आपका, अब आप हमको गुड सप्लाई करना। तो मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी के जो अधिकारी हैं उन्होंने अप्रूव्ड का स्टैंप लगा के अपने ड्रॉअर में ही वो रख दिया। ब्रॉडन को कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ। अब ब्रॉडन को कम्युनिकेशन नहीं हुआ मतलब कि ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है। तो यहाँ एक्सेप्टेंस नहीं होने के कारण कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होता है, ऐसा कोर्ट ने कहा। There was no contract as manager had not communicated the acceptance to the supplier Broaden। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन जरूरी है। अब मन ही मन में रख देंगे तो नहीं चलेगा। नाउ ये कंसिडरेशन टॉपिक के रिलेटेड बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, चिन्नैया वर्सेस रमैया का। ठीक है, चिन्नैया और रमैया का। ये अंकल चिन्नैया जो है वो अंकल हैं और रमैया जो है उनकी नेफ्यू है, उनकी नीस है, सॉरी। तो चाचा भतीजी का केस है, सॉरी मामा भांजी का केस है। नाउ इस केस में क्या हुआ था कि अब नाउ ये किससे रिलेट करता है, कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना जरूरी है। कंसिडरेशन मीन समथिंग इन रिटर्न। दोनों पार्टी एक दूसरे के लिए कुछ करने चाहिए, दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ देने चाहिए। ठीक है, ये रूल है, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। नाउ उसके साथ एक रूल है कि कंसिडरेशन, आप डेफिनेशन देखेंगे ना कंसिडरेशन की, तो डेफिनेशन क्या कहती है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तो उसमें लाइन है प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। वो ये कहता है कि कंसिडरेशन देने वाला प्रोमिसी या कोई और भी हो सकता है। तो कोई स्ट्रेंजर भी कंसिडरेशन दे सकता है। मेरे और आपके बीच कॉन्ट्रैक्ट है, पेमेंट कोई और भी देके जा सकता है, आपका कोई रिलेटिव भी देके जा सकता है। तो देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, ये रूल है, डेफिनेशन में दिया हुआ है। नाउ इस केस में ऐसा ही हुआ था। अब एक ओल्ड लेडी है, वो अपनी प्रॉपर्टी जो है अपनी डॉटर को दे रही है। प्रॉपर्टी देते समय डॉटर को कहा कि तुझे प्रॉपर्टी तभी मिलेगी अगर ये प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा हर साल, इसकी इनकम में से कुछ हिस्सा तू मेरे भाई को, मतलब वो डॉटर के मामा जी को हर साल तू कुछ पेमेंट करेगी। तो डॉटर ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई प्रॉपर्टी मिल रही है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है। डॉटर ने अपने अंकल को वादा भी कर दिया कि अंकल मैं हर साल आपको एनुअली इस प्रॉपर्टी में से ये परसेंटेज आपको इनकम दे दूंगी। दोनों के बीच एग्रीमेंट हो गया, मतलब मामा भांजी के बीच एग्रीमेंट हो गया। अब कुछ समय बाद भांजी जो है वो मामा को मना कर रही, वो भांजी है रमैया और वो मामा है चिन्नैया। तो भांजी ने मना कर दिया कि मैं आपको पेमेंट नहीं करूंगी क्योंकि मुझे आप बदले में कुछ नहीं दे रहे हो, देयर इज नो कंसिडरेशन। मतलब भांजी कह रही है कि मैं आपको दे रही हूं हर साल कुछ पेमेंट, बदले में आप मुझको क्या दे रहे हैं। तो आपकी ओर से मुझको कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। ठीक है, अब मामा कोर्ट में चले गए और मामा कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा सही बात है मामा की, यहाँ पे भांजी को मतलब कि रमैया को उनकी मदर से कंसिडरेशन मिला है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी। मदर ने प्रॉपर्टी दिया तब जाके वो इनकम दे पा रही है।
तो कंसिडरेशन मामा के बिहाफ पे किसने दिया था? मामा के बिहाफ पे इनकी मदर ने दिया हुआ है। तो कंसिडरेशन देने वाला प्रोमिसी भी हो सकता है, कोई तीसरा भी हो सकता है। तो यहां चिन्नैया ने भले डायरेक्टली कंसिडरेशन कुछ नहीं दिया है, उसके बिहाफ पे जो ओल्ड लेडी है, मतलब इनकी जो मदर है, उन्होंने दे दिया है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट। It was held that there was sufficient consideration for the uncle to recover the money from the daughter. ये sufficient consideration कहां से आया? जो इनकी अंकल की जो बहन है उनके पास से आया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, चिन्नैया वर्सेस रमैया। कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ये भी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। जो कंसिडरेशन के डेफिनेशन का पहला ही लाइन है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, उसका मतलब है कि कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। कि आप जो कंसिडरेशन मांग रहे हैं, सामने जो बदले में मिल रहा है, वो प्रोमिसर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। अब इसमें हुआ ऐसा था कि एक म्यूनिसिपल कॉम्प्लेक्स था, उसको गिरा के नया कॉम्प्लेक्स बनाना था। कलेक्टर ने, उस एरिया के जो कलेक्टर थे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया इसको, दुर्गा प्रसाद को। दुर्गा प्रसाद को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब दुर्गा प्रसाद वो कॉम्प्लेक्स बना रहा है। बलदेव ने दुर्गा प्रसाद से वादा किया, बलदेव वहां पे वो शॉप का ओनर था म्यूनिसिपल कॉम्प्लेक्स में। उसने दुर्गा प्रसाद को वादा किया कि भाई तू जल्दी से ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो मैं तुझे यहाँ शॉप से जो सेल होगा उसका कमीशन दिलवाऊंगा। कमीशन दिलवाने का वादा किया, बलदेव ने प्रॉमिस किया दुर्गा प्रसाद को। नाउ कॉम्प्लेक्स बन गया। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद दुर्गा प्रसाद कमीशन मांग रहा है। बलदेव ने बोला नहीं मिलेगा। दुर्गा प्रसाद कोर्ट में चला गया। अब कोर्ट में बात हुई, बलदेव ने कहा कि भाई तुम कमीशन किस बात का मांग रहे हो? तो दुर्गा प्रसाद ने बोला मैंने ये कॉम्प्लेक्स बनाया। तो बलदेव ने बोला कि ये कॉम्प्लेक्स तुमने किसके कहने पे बनाया? तो कॉम्प्लेक्स तो उसने किसके कहने पे बनाया था? कलेक्टर के कहने पे। सो वॉट एवर दुर्गा प्रसाद डिड, दुर्गा प्रसाद ने जो किया था, मतलब कॉम्प्लेक्स बनाने का काम, वो किसके कहने पे किया था? कलेक्टर के कहने पे। दैट मीन्स कंसिडरेशन वॉज नॉट एट द डिजायर ऑफ बलदेव। बलदेव के कहने पे उसने कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया, उसने कॉम्प्लेक्स कलेक्टर के कहने पे बनाया। तो बलदेव अगर प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुमको कमीशन दूंगा, तो बदले में दुर्गा प्रसाद ने कुछ नहीं किया है। दुर्गा प्रसाद ने जो कॉम्प्लेक्स बनाया है वो कलेक्टर के कहने पे बनाया है, बलदेव के कहने पे नहीं बनाया है, तो उसे कमीशन का अधिकार नहीं है। देखो, डी मतलब डिफेंडेंट was not bound to pay commission as it was without consideration has void। ठीक है ना? डी मतलब डिफेंडेंट की बात कर रहा है कि कमीशन देना उसकी जिम्मेदारी में नहीं आता है।